हेलो फ्रेंड्स, वन मेडिकोज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे एवरी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में, कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन, और इसी को हम बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन के बारे में कि सीपीआर होता क्या है। तो सीपीआर की बात करें तो सीपीआर की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियो मीन्स हार्ट, और पल्मोनरी मतलब लंग्स, पल्मोनरी मतलब लंग्स, और रिसक्सिटेशन का मतलब होता है रिस्टोर रिवाइवल। ओके, तो मतलब कि क्या हो रहा है इसमें, हार्ट और लंग्स दोनों को क्या कर रहे हैं हम, उसके फंक्शन को रिस्टोर कर रहे हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इज द इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर। क्या ये एक तरह का इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है टू रिस्टोर एंड मेंटेन ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। क्या करना है इसमें कि सीपीआर एक ऐसा इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिस्टोर एंड मेंटेन ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन व्हेन समवन हार्ट स्टॉप बीटिंग। जब किसी पेशेंट का या किसी कैंडिडेट्स का हार्ट क्या हो जाए, स्टॉप कर दे, बीटिंग करना स्टॉप कर दे, एंड स्टॉप रेस्पिरेशन, और उसका रेस्पिरेशन भी स्टॉप हो जाए। तो सीपीआर की क्या डेफिनेशन हो गई कि भाई सीपीआर एक ऐसा इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिस्टोर एंड मेंटेन करते हैं ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को ऐसे पेशेंट में जिसका हार्ट क्या करे, बीट करना बंद कर दे, और रेस्पिरेशन जो है उसका स्टॉप हो जाए। उसको हम बोलते हैं सीपीआर। इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक लाइफ सपोर्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक लाइफ सपोर्ट। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, BLS जो है वो नॉन मेडिकल कैंडिडेट भी, नॉन मेडिकल पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए BLS परफॉर्म करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो वहीं हो सकता है, नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। कोई भी नॉन मेडिकल पर्सन जो है वो भी BLS परफॉर्म कर सकता है। चाहे बाहर, जैसे आप कहीं जा रहे हो, सड़क पे घूमने जा रहे हो, और आप मेडिकल फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हो लेकिन थोड़ा बहुत जानते हो कि हाँ CPR से देते हैं, ये करते हैं, तो आप उस BLS परफॉर्म कर सकते हो। तो BLS कोई भी परफॉर्म कर सकता है, नॉन मेडिकल कैंडिडेट भी। और अगर हॉस्पिटल के अंदर भी हो गया तो हॉस्पिटल के अंदर जो भी स्टाफ्स हैं, हर एक स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है BLS की। चाहे वो सफाई वाला हो गया, चाहे वार्ड अटेंडेंट हो गया, सभी को BLS का ट्रेनिंग दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। CPR प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन। सीपीआर से क्या हेल्प मिलेगी, प्रोवाइड कराएगा ऑक्सीजन टू ब्रेन और अदर अदर जो वाइटल ऑर्गन्स है हमारे, उनको क्या कराएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा अंटिल टू प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, EMS। कब तक कराएगा, कब तक करेंगे BLS, जब तक कोई मेडिकल टीम हेल्प करने के लिए नहीं आ जाए तब तक हम BLS परफॉर्म करेंगे। ठीक है। द CPR एम टू रिस्टोर द बीटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। CPR का मेन उद्देश्य क्या है, कि रिस्टोर करना हार्ट बीटिंग और सर्कुलेशन को, ब्लड के सर्कुलेशन को रिस्टोर करना, यह है CPR का मेन उद्देश्य। इंडिकेशन की बात करें कि CPR किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में CPR देते हैं। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स। किसी भी कैंडिडेट की हमने कैरोटिड पल्स या फीमोरल पल्स चेक करी, अगर वो अब्सेंस मिली है मतलब क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। रेस्पिरेटरी अरेस्ट, नो पल्स, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ये एक तरह का डिसअरिथमिया है, एक तरह का क्या है, डिसअरिथमिया है, और बहुत ही डेंजरस लिथल टेकिकार्डिया है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये भी एक तरह का डिसअरिथमिया है जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, उस तरह के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोप्रिएट स्टेप टू असेस। अब किसी पेशेंट को असेस करने के लिए CPR अगर किसी को देना है तो उसके लिए हम एक असेसमेंट करते हैं। उसके स्टेप है सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग एंड डिफिब्रिलेट। अगर एग्जाम में आ जाए कि अगर एग्जाम में आ जाए BLS की सीक्वेंस क्या है, तो C A
बी, सी ए बी। पहले को क्या थी, ए बी सी। पहले ए बी सी थी, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, और अभी की नई गाइडलाइंस के हिसाब से क्या है, सी ए बी। सी ए बी सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीथिंग, और अगर सी ए बी डी आ जाए, सी ए बी डी, तो डी का मतलब होगा डिफिब्रिलेट। ये डिफिब्रिलेट ऑटोमेटेड एईडी वाले डिफिब्रिलेट जो आपको जितने भी गवर्नमेंट जगह हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, और जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया आपका, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जगह जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे डिफिब्रिलेट एईडी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, चेन ऑफ सर्वाइवल फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रंस। एक मतलब एक सीक्वेंस फॉलो होता है बीएलएस का। ऐसा नहीं डायरेक्ट जाते ही आप सीपीआर देना स्टार्ट कर दो, नहीं, एक सीक्वेंस होता है, एक स्टेप होती है, वो फॉलो होती है। तो एडल्ट के अंदर अलग है और इन्फेंट के अंदर अलग है। तो सबसे पहले हम एडल्ट और चिल्ड्रंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला सीक्वेंस हमारा होगा चेक सिन सेफ्टी। क्या करना है, चेक सिन सेफ्टी। चेक सिन सेफ्टी का मतलब क्या है कि आपकी भी सेफ्टी देखनी है और पेशेंट की सेफ्टी देखनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये सड़क है, इसके एक किनारे पे आपने किसी को देखा कि भाई ये गिर गया नीचे, आप इस वाले कोने पे खड़े थे। अब आपने सोचा इसको बचाने के जाने के लिए, तो आप बिना कुछ देखे, इधर उधर देखे हुए दौड़ के जाके इसके पास बचाने जाए, और पता चला कि बीच रास्ते में से गाड़ी आ रही थी, वो आपको एक्सीडेंट करके चली गई। तो क्या देखना है हमारा, चेक सिन सेफ्टी आपकी और पेशेंट की। और क्या करना है, पेशेंट के लिए क्या करना है कि जैसे कि पेशेंट को, जैसे कि यहाँ पे आग लगी हुई है और यहाँ पे पास में क्या हुआ, पेशेंट चक्कर खा के गिर गया, तो ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे उसको सीपीआर देना स्टार्ट करो, नहीं, उसको पहले सेफ जगह लेके आना। सेफ जगह का मतलब, सेफ जगह और फ्लैट एकदम क्या होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, और जगह एकदम क्या होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट है असेस अनरिस्पॉन्सिवनेस। क्या करना है सब, उसके बाद पेशेंट को चेक करना है कि ये जो गिरा है वो क्या हो सकता है, वो पेशेंट पैरालिसिस हुआ है, या फिर हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से गिरा है, या फिर नॉर्मल चक्कर खा के गिरा है। तो क्या करना है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है। तो कैसे करेंगे, शेक एंड साउट, दोनों शोल्डर्स को थपथपाएंगे और पूछेंगे आर यू फाइन, आप मुझे सुन सकते हैं। ऐसे दो चार क्वेश्चन पूछेंगे उनसे कि भाई आप ठीक हो, आप मुझे सुन सकते हो, ये चीज़ें पूछेंगे उसको। दोनों शोल्डर्स को टैपिंग करते हुए, क्या करना है, दोनों शोल्डर्स को टैपिंग करनी है, एक सिंगल शोल्डर्स को नहीं। क्या हो सकता है कि जिस शोल्डर्स के वहाँ पे आप टैपिंग कर रहे हो, वहाँ पे आप क्या, वहाँ का पेशेंट को पैरालिसिस हो, तो उसको कोई सेंसेशन नहीं आएगा, कोई फील नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, दोनों शोल्डर्स पे टैपिंग करनी है। देन नेक्स्ट, चेक फॉर पल्स। क्या करना है उसके बाद, अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, पेशेंट ने क्या किया, कोई जवाब नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, सीधा उसके पल्स चेक करेंगे। कितने सेकंड के लिए, विद इन 5 to 10 सेकेंड। विद इन 5 to 10 सेकेंड के लिए उसकी क्या करेंगे, पल्स चेक करेंगे। पल्स कौन सी चेक करेंगे, एडल्ट के अंदर कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स चेक करेंगे, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, वीडियो के आगे पूरा देखेंगे वीडियो को। तो असेस, चेक फॉर पल्स, इफ पल्स इज absent, अगर पल्स absent हुई, इफ पल्स इज absent, क्या करेंगे उसके बाद, कॉल फॉर हेल्प। क्या करना है हमारे को, कॉल फॉर हेल्प, किसी से, जैसे अगर बाहर है, हम हॉस्पिटल से बाहर है, तो आसपास वालों से हेल्प मांगनी है, उनको हेल्प के लिए बुलाना है। और अगर हॉस्पिटल में है तो एक्टिवेट कोड ब्लू। ये कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल के अंदर। अगर पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो एक्टिवेट कोड ब्लू। पर्टिकुलर हॉस्पिटल के कोड होते हैं, तो स्पेशली कार्डियक के लिए कोड ब्लू होता है, तो वो एक्टिवेट करेंगे, अलार्म एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट कोड ब्लू। इसको एक्टिवेट करने का एक सिस्टम है, एक कोड नंबर दिया होता है, पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर पर्टिकुलर कोड नंबर होता है, जैसे मेनली 222 होता है। तो क्या करते हैं, इसको 222 पे कॉल किया, पहले आपका नाम, जगह का नाम, और जहाँ पे लोकेशन है कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतने नंबर बेड के यहाँ पे क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कोड ब्लू एक्टिवेट, कोड ब्लू एक्टिवेट, कोड ब्लू एक्टिवेट, ऐसे 3 बार रिपीट करना है। और उसके बाद क्या कर देना हमारे को, स्टार्ट सीपीआर।
स्टार्ट सीपीआर, और अगर हॉस्पिटल में है तो स्टार्ट सीपीआर के बाद में क्या कर देना, डिफिब्रिलेशन इफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, ये याद रखना अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है। अब बाहर होगा तो हमारे पास डिफिब्रिलेटर अवेलेबल नहीं है तो सीपीआर तक क्या परफॉर्म होगा, बीएलएस परफॉर्म होगा। ओके, इसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। अब सेकंड चेन हम देखते हैं जो नियोनेट्स और इन्फेंट के लिए, ये तो हुई एडल्ट के लिए। अब हम देखते हैं नियोनेट एंड इन्फेंट के लिए जो कितने हैं, 12 मंथ के अंदर अंदर वाले। तो सबसे पहले वही चेक्स इन सेफ्टी आपकी और पेशेंट की। उसके बाद असेस अनरिस्पॉन्सिवनेस, क्या करना है, पेशेंट को वही चेक करना है, पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है। टैप द सोल ऑफ फीट, इसमें क्या करना है, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट और न्यूनेट है, उनकी जो सोल होती है, पाँव के नीचे की जो सोल होती है, उनको टैपिंग करनी है, उनको रबिंग करनी है। डू नॉट शेक, बच्चे को क्या करना है, डू नॉट शेक, बच्चे को शेक नहीं करना है, बिकॉज ब्रेन डैमेज, क्या हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो बच्चे को ये ध्यान रखना है, 1 साल से कम वाले बच्चे हैं उनको शेक नहीं करना है। उनको क्या करना है, ओनली फॉर जो सोल है, सोल ऑफ फीट जो है, हमारी पाँव की जो तलवे हैं नीचे वाले, उनको रब करना है या टैप करना है। ओके, ये स्पेशल ध्यान रखना है, डू नॉट शेक। देन नेक्स्ट है चेक फॉर पल्स, क्या करना है, पल्स चेक करनी है। अब इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं, ब्रेकियल पल्स चेक करते हैं। और चिल्ड्रन अगर होगा, 1 साल से ज़्यादा का होगा और 8 साल से कम का होगा, तो उसमें चेक करते हैं हम फीमोरल पल्स। अभी आगे बताऊंगा मैं, एक सबकी लोकेशन भी बताऊंगा, फीमोरल पल्स कहाँ चेक करनी है, रेडियल पल्स सॉरी फीमोरल पल्स कहाँ चेक करनी है, ब्रेकियल पल्स कहाँ चेक करनी है, और कैरोटिड पल्स कहाँ चेक करनी है। अब देखिए, पल्स चेक किया हमने कितने सेकंड में, विद इन 5 to 10 सेकंड के अंदर पल्स चेक करनी है। इफ पल्स इज एब्सेंट, क्या करना है, अगर पल्स एब्सेंट है तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा, स्टार्ट सीपीआर। देखिए वहां पे एडल्ट के अंदर क्या था, एडल्ट के अंदर क्या था हमारा, पल्स चेक कर रहे हैं, उसके बाद कॉल फॉर हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट सीपीआर, पहले सीपीआर स्टार्ट करना है, उसके बाद कॉल फॉर हेल्प, उसके बाद हमारे को कॉल फॉर हेल्प या एक्टिवेट कोड ब्लू अगर हॉस्पिटल में है तो। सबसे पहले बच्चे के अंदर पल्स चेक किया, पल्स एब्सेंट है तो क्या कर देना है, सीपीआर स्टार्ट कर देना है। एक जो हमारा साइकिल होता है पूरा, पाँच वाला जो साइकिल है 2 मिनट का, वो पूरा परफॉर्म करने के बाद हेल्प मांगनी है। तो बच्चे में यही याद रखना है कि स्टार्ट सीपीआर, देन एक्टिवेट कोड ब्लू या कॉल फॉर हेल्प, और देन लास्ट वाला डिफिब्रिलेशन। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम कंप्रेशन की बात करते हैं। जो हम CAB जो देख रहे हैं उसमें सबसे पहले हम कंप्रेशन की बात करते हैं। कंप्रेशन का क्या है क्राइटेरिया, कितना डेप्थ रखना है, कौन सी लोकेशन पे करना है कंप्रेशन, ये सब चीज़ देखते हैं। चलिए कंप्रेशन की बात करते हैं। तो नेचर, कंप्रेशन किस टाइप का होना चाहिए, हार्ड, मतलब कि पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे, ऐसा नहीं है नीचे गद्दा बिछा रखा, फॉर्म बिछा रखा, उसके ऊपर आप CPR कर रहे हैं तो पेशेंट दब रहा है नीचे, आप इधर से ऊपर से जो लगा रहे हैं, पेशेंट नीचे गद्दे के नीचे जा रहा है, फॉर्म के नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं, हार्ड सरफेस होनी चाहिए। और CPR फास्ट, कंप्लीट रिकॉइल, ये सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि एक आपने प्रेस किया, चेस्ट को कंप्रेशन किया तो चेस्ट प्रेस हुआ, उसके बाद वापस से रिकॉइल हो, उसके बाद हमारे को कंप्रेशन देना है। ऐसा नहीं है कि उसको आधा दबा हुआ है उसी में कंप्रेस करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरा रिकॉइल होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट कंप्रेशन देना है। देन नेक्स्ट डेप्थ, डेप्थ की बात करें तो इन एडल्ट और चाइल्ड, एडल्ट और चाइल्ड के अंदर 2 to 2.5, 2 से 2.5 इंच डेप्थ रखनी है। एटलीस्ट कितनी, 2 इंच कम से कम रखनी है, 2 इंच डेप्थ, मतलब 2 इंच कम से कम चेस्ट जो है वो कंप्रेस होना चाहिए। और 1/3 एपी डायमीटर ऑफ चेस्ट, 1/3 एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है उसका 1/3 डेप्थ होना चाहिए। देन नेक्स्ट इन्फेंट के अंदर 1 to 1.5 इंच, 1 से लेके 1.5 इंच के अंदर अंदर डेप्थ होना चाहिए। एटलीस्ट 1 इंच, कम से कम 1 इंच होना ही चाहिए। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 1/3 एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट, या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का 1/3, इतना डेप्थ रखना ही रखना है। देन नेक्स्ट
लोकेशन की बात करते हैं कि जो कंप्रेशन करना है वो देना है, वो वहाँ की लोकेशन क्या है। तो इन एडल्ट एंड चाइल्ड के अंदर लोकेशन होगी एट लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। कहाँ पे होगा? एट लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम एंड बिटवीन निप्पल्स सेंटर ऑफ हार्ट। जैसे कि ये स्टर्नम हो गया, ये आपका निप्पल्स हो गए, तो इसके बीच में देना है, यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन करना है। ओके, फिर से देखिए, एट लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम एंड बिटवीन निप्पल्स सेंटर ऑफ द हार्ट। सेंटर ऑफ द हार्ट के यहाँ, निप्पल्स के यहाँ पे सेंटर ऑफ द हार्ट चेस्ट कंप्रेशन करना है। ओके, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। देन नेक्स्ट इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट के अंदर बहुत एट द स्टर्नम एंड जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ये निप्पल लाइन है, ये निप्पल लाइन, ये स्टर्नम आपका। तो जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, ये बिलो द निप्पल लाइन के नीचे करना है, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, यहाँ चेस्ट कंप्रेशन करना है। बच्चों के अंदर याद रखना है। एडल्ट के अंदर क्या था? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बिटवीन निप्पल, बिटवीन निप्पल सेंटर ऑफ द हार्ट। और ये तो था एडल्ट के अंदर कि लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बिटवीन निप्पल सेंटर ऑफ द हार्ट। और इन्फेंट के अंदर क्या है? बिलो द निप्पल लाइन, बिलो द, ये निप्पल लाइन हो गई आपकी, इसके बिलो, इसके नीचे करना है, इसके नीचे कंप्रेशन करना है। ओके, अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, डू नॉट प्रेस ऑन द एंड ऑफ स्टर्नम। अब जैसे ये स्टर्नम जा रहा है तो उसके एंड पे प्रेस नहीं करना है। क्या करना, नहीं करना है? डू नॉट प्रेस ऑन एंड ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के जो एंड वाला पोर्शन है उस पे प्रेस नहीं करना है। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम मेथड की। मेथड क्या यूज करेंगे कंप्रेशन के अंदर? इन एडल्ट टू हैंड, दो हाथों से। एडल्ट के अंदर क्या करना है? दो हाथों से करना है। तो हील ऑफ वन हैंड एंड अदर हैंड ऑन टैप ऑन टॉप एंड इंटरलॉकिंग द फिंगर्स। जैसे कि एक हाथ हमने चेस्ट पे रख दिया, उसके बाद दूसरा हाथ इंटरलॉकिंग, उसकी फिंगर दूसरी फिंगर के साथ में क्या होगी? लॉक होगी। उसके बाद ये वाली पोजीशन बना के उसके बाद कंप्रेशन करना है। इन चाइल्ड, इन चाइल्ड के अंदर टू हैंड और वन हैंड, दो हाथों से और वन हाथों से हील ऑफ द वन हैंड। वन हैंड से करना हो तो हील ऑफ द वन हैंड, मतलब जो हथेली जो है वहां की, वहां से। अब इन्फेंट में इंपॉर्टेंट है, इन इन्फेंट के अंदर अगर टू रिसक्सर है आपके पास, मतलब कि दो कैंडिडेट हैं आपके पास, सीपीआर देने वाले दो कैंडिडेट हैं, तो क्या करना है? टू थंब इनकलिंग हैंड टेक्निक। जो ये देख रहे हो आप टू थंब वाली, ये जो टेक्निक है, ये वाली थंब, ये टू थंब टेक्निक, ये टू थंब वाली टेक्निक यूज करनी है इफ, ये कब करनी है? टू रिसेक्सर प्रेजेंट, टू रेस्क्यूअर प्रेजेंट, दो रेस्क्यूअर प्रेजेंट हो तब। कहाँ प्लेस करना है? तो प्लेस यूर थंब साइड बाय साइड ऑन द सेंटर ऑफ द इन्फेंट चेस्ट जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। जैसा कि लोकेशन का हमने देखा था, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ये देखिए, ये निप्पल लाइन है इस चिल्ड्रन की, ये देखिए ये निप्पल लाइन है और इसके जस्ट नीचे कर रहा है कंप्रेस। ठीक है, तो जब टू रेस्क्यूअर प्रेजेंट हो तो टू थंब टेक्निक यूज करेंगे। और इफ वन रेस्क्यूअर प्रेजेंट, अगर वन रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, अगर एक ही सीपीआर देने वाला है, तो वो सीपीआर की टेक्निक क्या रहेगी? प्लेस टू फिंगर इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ये देखिए जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, ये निप्पल लाइन बना रखी है इन्होंने, ड्रॉ कर रखी है। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम के अंदर ये निप्पल लाइन बना रखी है। इसके जस्ट बिलो निप्पल लाइन के वहां पे टू फिंगर से सीपीआर देना है। कब देना है ये? वन रेस्क्यूअर प्रेजेंट, वन रेस्क्यूअर प्रेजेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर टू रेस्क्यूअर आपके पास है, दो सीपीआर देने वाले कैंडिडेट हैं, तो टू थंब टेक्निक, और वन कैंडिडेट अगर सीपीआर देने वाला हो तो टू फिंगर टेक्निक्स। ये जरूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। रेट, अब देना देख लिया, लोकेशन देख लिया, कैसे देना है वो देख लिया, अब देना कितना है? तो एटलीस्ट 100 कंप्रेशन, एक मिनट के अंदर कम से कम 100 कंप्रेशन। और एवरेज की बात करें तो 100 से 120 के बीच में, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, कम से कम 100 तो देना ही देना है। ओके, देन नेक्स्ट एयरवे। एयरवे की बात करें, सी का हो गया। अब एयरवे,
एयरवे की बात करें तो ओपन द एयरवे, एयरवे को क्या करना है, ओपन करना है। अब मेथड है एयरवे को ओपन करने का, मेथड है मोस्ट कॉमन मेथड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट वाला मैनुअर यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्नीफिंग पोजीशन, जैसे ये डायग्राम में दिखा रखा है। अब किस तरह से करना है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट को, तो टू ओपन द इन्फेंट एयरवे बीइंग केयरफुली, डू नॉट डू नॉट हाइपर एक्सटेंड द नेक। नेक को क्या नहीं करना है, हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका एयरवे और ब्लॉक हो जाएगा, ओपन होने की जगह और ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या टेक्निक यूज करनी है, तो मैं बता देता हूँ। विथ यूर नॉन डोमिनेंट हैंड, जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड होगा, नॉन डोमिनेंट मतलब जिससे आप काम कम करते हो, वो नॉन डोमिनेंट हैंड कहाँ पे करना है, पुश द विक्टिम फोरहेड। जो इन्फेंट होगा या जो भी विक्टिम होगा, एडल्ट हुआ विक्टिम हुआ, उसका क्या करना है, नॉन डोमिनेंट हैंड से तो आपको फोरहेड को पुश करना है टू टिल्ट द हेड। क्या करना है, टू टिल्ट द हेड बैक, जो हेड है फोरहेड से पीछे की तरफ करना है। देन नेक्स्ट, प्लेस यूर फिंगर्स अंडर द बोनी पार्ट ऑफ द लोअर जॉ एंड जेंटली टिल लिफ्ट द जॉ टू ब्रिंग द चिन फॉरवर्ड। अब जो डोमिनेंट हैंड है आपका, जो डोमिनेंट हैंड है, उससे आपको फिंगर प्रेस करनी है कहाँ पे, बोनी पार्ट ऑफ लोअर जॉ। जो हमारा जो जो है लोअर जो है, वहां पे क्या करना है, फिंगर रखनी है और जेंटली क्या करना है, चिन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करना है। तो ये वाली टेक्निक है, ये वाली टेक्निक आप याद कर लेना। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर हेड टिन चिन लिफ्ट कैसे करते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना है, नॉन डोमिनेंट हेड को हम फोर हेड पे रखेंगे, और जो डोमिनेंट हैंड होगा उससे हमको हमें क्या करना है, जो बोनी पार्ट है जो के लोअर जो के वहां पे प्रेस करके चिन को फॉरवर्ड आगे की तरफ भेजना है। ठीक है। अगर इफ केस, अगर किसी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को क्या है, ट्रोमा वगैरह हुआ है, या एक्सीडेंटल केस है, ट्रोमा है, या सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, या पेशेंट गिर गया हो हाइट से, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, वैसे पेशेंट को याद रखना है कि हेड टिल चिन लिफ्ट वाले जो मेथड है वो यूज नहीं करना है। कौन सा मेथड यूज करना है, जो थ्रस्ट मैनुअर, जो थ्रस्ट मैनुअर। तो इसको देखते हम किस तरह होता है। एक बार ये डायग्राम देख लीजिए आप, हेड टिन चिन लिफ्ट का। ये नॉन डोमिनेंट हैंड है इसका, ये नॉन डोमिनेंट हैंड है, और ये डोमिनेंट हैंड है, ये जरूर याद रखना आप। देन नेक्स्ट बात करते हैं जो थ्रस्ट मैनुअर की। जो थ्रस्ट मैनुअर के अंदर लिफ्ट द मिडल मैंडिबल अपवर्ड विथ योर फिंगर। क्या करना है, जो फिंगर से, ये फिंगर्स जो है उससे मैंडिबल को क्या करना है, अपवर्ड करना है। अब कितना करना है, एट लीस्ट द लोअर इंसीजर आर हायर देन अपर इंसीजर। जो लोअर इंसीजर है, जो नीचे वाले जो इंसीजर जो टूथ टीथ है, वो क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, किससे, अपर इंसीजर से ऊपर की साइड में दिखने चाहिए, वैसा होना चाहिए, कम से कम उतना करना है। तो फिर से बता देता हूँ, जो आपका फिंगर्स है वो कहाँ पे रखना है, मेंडिबल। मेंडिबल को क्या करना है, फिंगर से अप करना है। कितना करना है, until lower incisor are higher than upper incisor। ओके, ये हो गए आपके जो थ्रस्ट मैनुअर की का टेक्निक। अब हम बात करते हैं कंप्रेशन ऑन वेंटिलेशन रेशियो। अब कितना कंप्रेशन कितनी देर में देना है वो देख लिया हमने। 1 मिनट में 100 से 120 देना था, मेथड देख लिया, सब चीज देख लिया। अब हम देखते हैं कंप्रेशन ऑन वेंटिलेशन रेशियो। एडल्ट के लिए हम यूज करेंगे 30:2, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ, 2 ब्रीथ और 30 कंप्रेशन। कब देना है, जब एक या दो रिसेक्सर, या तो एक रिसेक्सर हो या फिर दो रेस्क्यूअर हो, दोनों में से किसी भी टाइम पे 30 जेम 2 देना है। फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, इन्फेंट के अंदर 30 जेम 2 कब देना है, जब 1 रेस्क्यूअर प्रेजेंट हो आपका पास। जब एक ही कैंडिडेट सीपीआर देने वाला हो तो वो क्या करेगा, 30 कंप्रेशन करेगा और दो बार माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देगा। और अगर दो कैंडिडेट है सीपीआर देने वाले, दो रेस्क्यूअर हैं, तो 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ, 15 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कब देना है ये, जब दो कैंडिडेट सीपीआर देने वाले हो तो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम
ब्रीथ। अब बात आई ब्रीथ की, तो पिंच द नोस्ट्रिल्स एंड गिव माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। क्या करना है, नोस्ट्रिल्स जो है उनको पिंच करना है और माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है। और अगर माउथ टू माउथ अगर ब्रीथिंग, अगर माउथ में कुछ इंजरी वगैरह है तो उसका अल्टरनेटिव मेथड कौन सा है, माउथ टू नोज एंड माउथ टू स्टोमा। ओके, ये अल्टरनेटिव मेथड है। अब नोट स्पेशल बात देख लीजिए, फॉर इफेक्टिव ब्रीथिंग 1 सेकेंड पर ब्रीथ, वन ब्रीथ। अब जब ब्रीथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके मुंह पे माउथ टू माउथ लगाया और तुरंत लगा के छोड़ दिया, नहीं, कम से कम 1 सेकेंड तक ब्रीथ उसको, एक ब्रीथ 1 सेकेंड के लिए देनी है। दूसरा नोट, रेस्क्यू ब्रीथिंग विदाउट चेस्ट कंप्रेशन। अगर केवल क्या कर रहा है, रेस्क्यू केवल ब्रीथिंग कर रहा है विदाउट चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन वो नहीं कर रहा है, चेस्ट कंप्रेशन कोई दूसरा वाला करने वाला हो तो 1 ब्रीथ एवरी 6 to 8 सेकेंड के अंदर। एक ब्रीथ कब देनी है, 6 to 8 सेकेंड के अंदर। मतलब क्या देनी है, एक ब्रीथ जो देगा वो 6 to 8 सेकेंड के लिए देगा। और 8 to 10 वेंटिलेशन पर मिनट, कम से कम 8 से 10 बार उसको ब्रीथ देगा। तीसरा नोट, रेस्क्यू ब्रीथिंग विदाउट चेस्ट कंप्रेशन विद एडवांस एयरवे। क्या हो रहा है कि जब उसको एडवांस एयरवे की जरूरत है तब क्या करना है, 1 ब्रीथ एवरी 5 to 10 सेकेंड, 10 to 12 वेंटिलेशन पर मिनट फॉर न्यूनेट। ये तो हो गया एडल्ट के लिए। और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था एम्स के अंदर, एम्स के एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर जो एडवांस एयरवे की जो टेक्निक्स है वो क्या है। तो 1 ब्रीथ एवरी 2 to 3 सेकेंड, एक ब्रीथ जो है वो 2 से 3 सेकेंड के अंदर देनी है। और कितना, 1 मिनट के अंदर कितना देना है, 20 to 30 वेंटिलेशन देना है। 20 to 30 वेंटिलेशन 1 मिनट के अंदर देना है। और नेक्स्ट है, वाइल गिविंग वेंटिलेशन वॉच फॉर विजिबल चेस्ट राइज। क्या होना चाहिए जब हम उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए, चेस्ट राइज होना चाहिए। एंड बी अलर्ट टू गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन को भी अलर्ट देखते रहना है, वॉच करते रहना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेक सर्कुलेशन या चेक रिस्पॉन्स। अब पल्स जो चेक कर रहे हैं वो देखते हैं किस तरह से करते हैं, कहाँ पे करते हैं, क्या लोकेशन है, कितनी देर तक करनी है, उसके लिए देखते हैं। एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में हम कैरोटिड आर्टरी से पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड आर्टरी कितनी देर के लिए करना है, एटलीस्ट 5 सेकेंड और मैक्सिमम 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम से कम 5 सेकेंड के लिए कैरोटिड आर्टरी से एडल्ट का पल्स चेक करना है। अब लोकेशन कैरोटिड आर्टरी की एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो बिटवीन द लेरिंग्स एंड द एंटीरियर border of the sternocleidomastoid muscles at the level of cricoid cartilage। जो बिटवीन द लेरिंग्स, ये हमारा लेरिंग्स वगैरह हो गया, बिटवीन द लेरिंग्स, ये इधर साइड के अंदर एंटीरियर बॉर्डर, जो एंटीरियर बॉर्डर जो होगा, सामने वाला जो बॉर्डर होगा, स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल, जो स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल जो हमारे गले के इधर से आ रही है, स्टर्नोक्लेइडो मसल्स के लेवल ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज, इधर ही क्रिकोइड कार्टिलेज होते हैं, वहां से हमारे को क्या करना है, लोकेशन वहां से कैरोटिड पल्स चेक करनी है। द नेक्स्ट, चिल्ड्रन की बात करें तो फीमोरल आर्टरी से इंपॉर्टेंट है, और यह भी इंपॉर्टेंट है। फीमोरल आर्टरी से चेक करनी है चिल्ड्रन के अंदर। लोकेशन की बात करें, इन द इनर थाई एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट विच द हाफ वे बिटवीन द प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। क्या करना है हमारे को, इनर थाई, ये अंदर की तरफ की थाई, जैसे कि ये पाँव हो गया, अंदर की तरफ थाई से मिड इंग्वाइनल, ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट हो गया, यहाँ पे मिड इंग्वाइनल पॉइंट हाफ ऑफ द बिटवीन द प्यूबिस सिम्फाइसिस, यहाँ प्यूबिस सिम्फाइसिस, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस, और बीच में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इधर सामने, तो इसके बीच में यहाँ पे पल्स चेक करनी है, कौन सी वाली, फीमोरल पल्स। ओके, ये लोकेशन जरूर याद रखना है, किसी भी एग्जाम में लोकेशन भी पूछ सकता है कि लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रेकियल आर्टरी। किसके अंदर चेक करेंगे ब्रेकियल आर्टरी की, इन्फेंट के अंदर। जो इन्फेंट 1 साल से कम है उनके अंदर क्या चेक करेंगे, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी की लोकेशन है इन द इनर अपर आर्म, क्या अपर जो हाथ है हमारा उसका इनर साइड के अंदर, जस्ट अबाउ द एल्बो क्रीज,
जो हमारा एल्बो क्रीज जहाँ से मुड़ रहा है, एल्बो क्रीज जहाँ पे है, वहाँ पे बिटवीन द मेडिकल एपिकोंडल ऑफ द ह्यूमरस, जो ह्यूमरस बोन है उसका मेडिकल एपिकोंडल जो पार्ट है वहाँ, एंड द डिस्टल बाइसेप टेंडन, जो बाइसेप वाला जो डिस्टल बाइसेप वाला जो टेंडन है उसके वहाँ पे क्या है, ब्रेकियल आर्टरी का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, नोट, इफ आफ्टर कंप्लीटिंग सीपीआर फॉर 2 मिनट और 5 साइकिल, सीपीआर 30 जेम 2 वाला देना है, तो नोट स्टार्ट सर्कुलेशन नोट, अगर हमने साइकिल दी है 5 साइकिल पूरे दिए हैं, 5 साइकिल सीपीआर के दिए तो भी सर्कुलेशन चालू नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे एईडी। एईडी की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब देखिए, कैरोटिड आर्टरी अगर हमने चेक करी है तो एडल्ट के अंदर कैरोटिड पल्स आ रही है तो ठीक है, लेकिन चिल्ड्रंस और इन्फेंट के अंदर अगर लेस देन 60 आ रही है, लेस देन 60 पल्स आ रही है, तो भी हमारे को क्या करना है, सीपीआर करना है। लेस देन 60 अगर पल्स आ रही है तो भी हमारे को सीपीआर करना है, ये जरूर बात याद रखना। कितनी आ रही है, लेस देन 60 अगर आ रही है तो भी हमारे को सीपीआर स्टार्ट कर देना है। ओके, और ये एईडी और ये क्या होते हैं, ये नेक्स्ट जब हम, अभी तो क्या पढ़ रहे हैं बीएलएस, जब नेक्स्ट क्लास अब होगी हमारी उसमें मैं बताऊंगा एसीएलएस, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। जब मेडिकल टीम आ जाती है किसके लिए, हेल्प के लिए, उस टाइम पे बताऊंगा मैं कि एईडी वगैरह क्या होते हैं और डिफिब्रिलेटर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कितने जूल है, कितना शॉक देना है, वो सब मैं नेक्स्ट जो एसीएलएस की जो क्लास लूंगा उसके अंदर बता दूंगा। तो एक बार हम समरी देख लेते हैं। एडल्ट, एक तरफ एडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट। असेसमेंट कितना करना है, पल्स का असेसमेंट करना है तो 5 to 10 सेकेंड, 5 to 10 सेकंड के लिए करना है। कैरोटिड आर्टरी, एडल्ट के अंदर कौन सी आर्टरी करनी है, कैरोटिड आर्टरी, लोकेशन मैंने बता दी है। चिल्ड्रन के अंदर फीमोरल आर्टरी और इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल आर्टरी। कंप्रेशन का मेथड क्या रहेगा, अगर 2 हैंड रहेगा एडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन है तो 2 हैंड और 1 हैंड, और इन्फेंट के अंदर स्पेशल है 2 फिंगर वाला मेथड कब यूज करना है, जब 1 रेस्क्यूअर प्रेजेंट हो, हमारा 1 रेस्क्यू प्रेजेंट हो तो 2 फिंगर वाला, और 2 थंब वाला कब यूज करना है, तो जब 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट हो, यानी कि 2 सीपीआर देने वाला कैंडिडेट प्रेजेंट हो तो हमारे को 2 थंब, और 1 सीपीआर देने वाला पर्सन अगर है तो 2 फिंगर वाला यूज करेंगे। ये डिफरेंस है, ये जरूर याद रखना। कंप्रेशन का मैंने बता ही दिया था, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम एडल्ट के अंदर बिटवीन निप्पल सेंटर लाइन ऑफ द हार्ट, निप्पल लाइन जो है उसके सेंटर के अंदर देना है स्टर्नम पे, और सेम एज चिल्ड्रंस के अंदर भी है, और इन्फेंट के अंदर अलग था, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, स्टर्नम के ऊपर तो देना ही है लेकिन जस्ट बिलो द निप्पल लाइन देना है। कंप्रेशन की डेप्थ एडल्ट के अंदर 2 इंच, चिल्ड्रन के अंदर भी 2 इंच, लेकिन इन्फेंट के अंदर 1.5 इंच, एटलीस्ट कितनी 1 इंच तो होनी ही चाहिए। कंप्रेशन रेट 100 कंप्रेशन पर मिनट, इसमें भी 100 कंप्रेशन पर मिनट, और बच्चों के अंदर भी, इन्फेंट के अंदर भी 100 कंप्रेशन पर मिनट। नेक्स्ट है कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो। इफ 1 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, अगर 1 रेस्क्यू एक सीपीआर देने वाला है, 1 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, तो एडल्ट में 30 जेम 2, चिल्ड्रन में भी 30 जेम 2 और इन्फेंट में भी 30 जेम 2। लेकिन ये चेंज हो जाएगा कब, 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है, 2 रेस्क्यूअर प्रेजेंट है तो एडल्ट के अंदर सेम रहेगा 30 जेम 2, लेकिन चिल्ड्रन में 15 जेम 2 हो जाएगा, और इन्फेंट के अंदर भी 15 जेम 2 हो जाएगा। तो ये हो गया है पूरा सीपीआर का बीएलएस, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट था, पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया है। अगर इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।